आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी, जिसमें आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको ना आज बताऊंगी कि आपने बड़े क्वेश्चंस में अटेम्प्टेशन कैसे करनी है। स्टोरी टेलिंग बिल्कुल नहीं करना है, आपने इसको अच्छे से प्रेजेंट करना है। आपकी अटेम्प्टेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एग्जामिनर कहीं से भी मार्क्स ना आपके काटे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपने क्वेश्चन लिखना है, मतलब आंसर लिखना है, देन आपने डायग्रामेटिकली इसको प्रेजेंट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है ऐसे। ठीक है, फिर साथ में एक फैक्ट नोट देना है। ठीक है, तो ये चीजें जो होती है ना, बेसिकली यही आपके ज्यादा मार्क्स जो है, जब आप स्कोरिंग आपकी हाई करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, क्योंकि लिख तो सभी लेते हैं, लिख आपने लेना ही है। ठीक है, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करना है, लिखने का तरीका कैसे, आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपने सिंपली, जैसे क्वेश्चन है, डिस्कस 4 फीचर्स ऑफ नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका नेचर किस तरह का है, कैसे है वो प्रिंसिपल्स। ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन करनी है, उनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट ऐसे आपने लिखना शुरू कर देना है। पहले 1-2 लाइंस में आपने इसकी इंट्रोडक्शन देनी है, उसके बाद आपने डायग्राम बनाना है। ठीक है, देन आगे आपने 1 बाय 1 जो आपके पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए आंसर शुरू करते हैं। Principles which serve as guidelines for decision making of managers by explaining the relationship between various factors, variable factors in management. चलिए आगे देखिए, आपने डायग्राम बनाना है इस तरीके से, या किसी भी फॉर्म में आप जैसे भी आपको सही लगे आप डायग्राम बना सकते हो, लेकिन डायग्राम बनाना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं आपने एज इट इज पॉइंट्स को डिस्कस करना है या लिखना शुरू कर देना है। गप्पे भी नहीं मारनी, टू दी पॉइंट चीज लिखनी है। ठीक है, बट आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, डायग्राम बनाना, उसके बाद आपने एक छोटा सा मतलब इंपॉर्टेंट नोट दे देना है। वो भी क्या है कि जो प्रिंसिपल से रिलेटेड है। ठीक है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो किन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, उसके बारे में थोड़ा सा आपने डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एसेंशियल्स टू नो इन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में आपको ये पता होना चाहिए जरूरी चीजें। वो क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी थी, हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। ठीक है, तो वो चीज आपने डिस्कस कर देनी है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है इस चीज की। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर हेनरी फ्योल थे, ऑथर थे जिन्होंने क्या डेवलप किया, जर्नल थ्योरी दैट कैन बी अप्लाइड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करना है। The 14 principle of management created by Henry Fayol in his book, जो उन्होंने 1916 में एस्टेब्लिश करी थी। ठीक है, जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जर्नेट। ठीक है, ये उनकी बुक थी, उसमें उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो इस चीज के बारे में आपने छोटी सी एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, ये भी आपके मार्क्स जो है वो स्कोर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल जस्ट ये क्या है कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है क्वेश्चन की, उस चीज को आपने जस्ट ये क्या है हाईलाइट करके आपने इस चीज को मेंशन कर देना है। ठीक है, जस्ट क्या है कि प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन आप डायग्रामेटिकली तो करोगे ही, साथ में एक छोटा सा नोट भी देना है। ठीक है, इंप्रेसिव लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा, और एग्जामिनर को भी ये लगता है कि हाँ भाई स्टूडेंट को कुछ आता है, वो उसने पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए पॉइंट्स को देखते हैं आप। फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो एवरीवेयर क्या है, अप्लाई हम कर सकते हैं उसको। ठीक है, चाहे जैसे डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं, कोई भी प्रिंसिपल है जो मतलब हेनरी फ्योल ने दिए हैं, हम आगे भी मैं अगर आपको उसके नोट्स चाहिए होंगे या उसके बारे में आपको कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप का जो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, चाहे कॉल करके या फिर आप व्हाट्सएप पे आप जैसे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, चाहे वो बिजनेस है चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक जगह जो प्रिंसिपल्स हैं और मैनेजमेंट के वो अप्लाई होते हैं। ठीक है जी,
उसके बाद जर्नल गाइडलाइंस। तो जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है, एक जर्नल गाइडलाइंस हैं कि कैसे हमने मैनेजमेंट में वर्क करना है, एक्टिविटीज परफॉर्म कैसे करनी है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कैसे करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये कोई मतलब ऐसे केमिस्ट्री या फिजिक्स की तरह नहीं है कि इसमें जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड होंगे, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दैट कैन बी चेंज। उसके बाद है फ्लेक्सिबल, कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल इन नेचर हैं। ठीक है, these principles are dynamic in nature, these can be changed or modified according to the demand of the particular situation। ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की अगर सिचुएशन आए उसको कैसे हैंडल करना है, वो प्रिंसिपल्स हमें ये बताते हैं कि मतलब ये नहीं है कि जो एक बारी हमने सोच लिया, जो एक बारी प्लान आउट कर लिया उसको हम चेंज नहीं कर सकते चाहे सिचुएशन की डिमांड कैसी भी हो। नहीं, जो क्या प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के उनको हम क्या है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह की सिचुएशन होगी, जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा, अकॉर्डिंग टू दैट वो प्रिंसिपल्स थोड़े से मॉडिफाइड किए जा सकते हैं। उसके बाद है कंटीजेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डिपेंड अपॉन द सिचुएशन prevailing in the organization because it depend upon the nature of the organization। अब ये क्या है, जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट वो जो प्रिंसिपल्स है वो अप्लाई होंगे। ठीक है जी, चलिए हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं हम, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल में ये क्या है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का एक नेचर है उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी आता है कि हम पहले एक कारण देखते हैं। ठीक है, किस कारण से आज जैसे पास्ट में क्या ऐसा कुछ इवेंट परफॉर्म हुआ जिसका रिजल्ट जो है वो इन फ्यूचर निकल के आया और उसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे पास्ट में हमारी सेल्स जो हैं, एक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो सेल्स हैं वो बहुत कम थी। ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या आया कि अब जो फंक्शनिंग हमारी एक्टिविटीज की परफॉर्म हो रही है, ठीक है, उसमें क्या है स्मूथनिंग नहीं है। ठीक है, मतलब सेल नहीं हुई, हमें जो हमारी जो इनकम है वो कम हो गई। ठीक है, इनकम कम होने से क्या है कि हमने आगे जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो रही। ठीक है जी, ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। चलिए इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन डीप ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट बाय व्हिच प्रॉब्लम्स आर एंड मिस्टेक्स आर एनालाइज्ड। ठीक है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं कहते हैं डीप ऑब्जर्वेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिससे हम क्या है कि अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, कि पास्ट में क्या गलती हुई है जिसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में हमें दिख रहा है और उसका असर जो है वो फ्यूचर में भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को हमने क्या करना है, इसमें ऑब्जर्वेशन करनी है, डीप ऑब्जर्वेशन। अब ये ना फिश बोन डायग्राम है। बेसिकली ना ये ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह होती है वहाँ पे ना क्वालिटी चेक करने के लिए मतलब इसको यूज किया जाता है। तो ये आपने एक छोटा सा डायग्राम बनाना है जिसमें क्या है मटेरियल, नेचर, मेथड, मेजर्स, मशीन, मैन, ऐसे ये आपने एलिमेंट्स इसके लिख देने हैं। कहने का मतलब ये है इसमें कि हमारी जो नेचर ऑफ एक्टिविटीज है वो कैसी हैं, किस तरीके का मटेरियल जो है वो यूज किया गया, ठीक है, या फिर कौन से मेथड्स यूज किए गए, क्या मेजर्स थे, मशीन्स कैसे यूज करी गई, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे थे, ये सारी चीजें मतलब पास्ट में जो भी हमने एक्टिविटीज परफॉर्म करी है, जो रिसोर्सेज यूज करे हैं उसका क्या इफेक्ट निकल के आया है। तो ये सारी चीजें जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में हमने लिखनी है कि हमारा जो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, इन्फ्लुएंस बाय ह्यूमन बिहेवियर। जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं ह्यूमन बिहेवियर से। ठीक है, अब मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, जिसमें हमने ह्यूमंस को मैनेज करना है। ठीक है जी, तो जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो भी इसी के ऊपर आधारित बने हैं कि हमने जिनको मैनेज करना है उनके लिए ही वो प्रिंसिपल्स बने हैं। ठीक है, तो जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका नेचर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, पता नहीं है एक बंदा कैसा है, अगर एक बंदे का जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव है, दूसरे का नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, 10 बंदे आपके ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव माइंड के हो सकते हैं, 4 बंदे नेगेटिव माइंड के हो सकते हैं,
उनमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, जैसे थिंकिंग नहीं मैच कर रही है या फिर वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं कर रहे हैं, एंड सो मेनी मोर थिंग्स। तो मैनेजर्स को वो चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ये कहा गया है कि मतलब देखिए यहाँ पे भी आपने एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, उसमें ये बताना है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है इट कंप्राइजेस विद डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे इमोशंस आ गया, एथिक्स आ गए, साइकोलॉजी, नॉलेज, सोशल नॉर्म्स, एटीट्यूड, ये सारी चीजें। अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये सारी चीजें क्या है, प्रभावित करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है जी। वो इफेक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ह्यूमन बिहेवियर एक बंदे का है या 10 बंदे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। अगर 10 के 10 बंदे नेगेटिव माइंड के हैं, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, मैनेजर उनको क्या है कि सपोर्ट भी कर रहा है या फिर उनको अच्छी नॉलेज दे रहा है काम को करने के लिए, लेकिन उनका जो तजुर्बा है या उनका जो काम करने का तरीका है पुराने टाइम से, जो जैसी उनकी थिंकिंग होगी, अगर वो क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज के साथ मैच आउट नहीं कर रहा है तो देन प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आएगी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर एक मैनेजर ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज को मैनेज करना है, हर एक चीज को सेटल डाउन करना है, तो देन क्या है, उसको ये कॉम्प्लेक्स जो बिहेवियर है ह्यूमंस का उसको समझना होगा, उसके हिसाब से मैनेजमेंट करनी होगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारा 7 एंड लास्ट पॉइंट आएगा एवोल्यूशनरी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डीप ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ इवेंट्स व्हिच मैनेजर्स फेस इन रियल और एक्चुअल प्रैक्टिस। जब मैनेजर्स क्या है एक्चुअली सिचुएशंस को देखते हैं, फेस करते हैं, ठीक है, तब उनको एक्सपीरियंसेस होते हैं कि वो मतलब कैसे मैनेज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं बेसिकली इसीलिए डेवलप किए गए हैं सो दैट कि मैनेजर्स के लिए थोड़ा ये इजी हो जाए कि मतलब उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है जिनसे उनको कई हम ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस जो है वो बैड रहे हैं या उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आया है, तो उनको कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए इन फ्यूचर या प्रेजेंट में, ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए कि जो पास्ट में गलतियां हो गई हैं वो इन फ्यूचर ना हो, ठीक है। तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं आपने इस तरीके से एक्सप्लेन करने हैं। अगर आपको इन पॉइंट्स में कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हो। चलिए सेक्शन सी का सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड डिस्कस एनी 4 कॉमन टेक्निक्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसमें स्टार्टिंग में बताएंगे कि जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो क्या होती है, ठीक है। द ट्रेनिंग व्हिच इज गिवन टू द एम्प्लॉइज एट द वर्क प्लेस, जहां पे वो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। वेयर द वर्कर्स एम्प्लॉइज, वर्कर एम्प्लॉइज सेम चीज, आर एक्चुअली डूइंग द जॉब, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, आपने ऐसे ही इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है, लर्निंग व्हाइल अर्निंग बाय डूइंग विद मोर प्रैक्टिकल एंड लेस थ्योरेटिकल ट्रेनिंग। क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है उसमें टोटली प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता, ठीक है। उसमें जस्ट क्या है कि ऑफ द लाइन वी कैन से ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है जिसमें क्या है जस्ट थ्योरेटिकल वर्क होता है, थ्योरेटिकली उनको समझाया जाता है कि व्हेन यू विल बी ऑन द वर्क प्लेस देन हाउ यू कैन डू योर वर्क, ठीक है, उसके बारे में समझाया जाता है। तो लेकिन जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है उसमें क्या होता है कि जो एक्सपर्टीज है, जैसे हम आगे टेक्निक्स में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी 1 बाय 1, तो वो एक्सपर्टीज जो है वो क्या करते हैं ऑन द जॉब उस वर्क प्लेस पे एम्प्लॉइज को समझाते हैं कि काम कैसे करना है। तो चलिए टेक्निक्स 1 बाय 1 देखते हैं, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इज कोचिंग। अब आपने क्या करना है, पहले डायग्रामेटिकली ऐसे 4 टेक्निक्स आपने लिख देनी है, ठीक है। किसी भी तरीके से डायग्राम बना सकते हो लेकिन डायग्राम बनाना है। फर्स्ट है कोचिंग। ट्रेनीज आर प्लेस्ड अंडर पर्टिकुलर सुपरवाइजर और ट्रेनर who provide instructions, knowledge and feedback to them, ठीक है। एक एक्सपर्ट होता है, उसके अंडर जो है वो एम्प्लॉइज काम करते हैं,
ठीक है, उसकी सुपरविजन के अंडर वो टाइम टू टाइम भी क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, नॉलेज देता है काम को कैसे करना है, देन उनको फीडबैक प्रोवाइड करता है कि यस आपने ये काम अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन किया, अगर उसमें कोई ड्रॉबैक है या कोई प्रॉब्लम है तो देन उसको डिस्कस किया जाता है, सो दैट कि वो जो एम्प्लॉइज हैं वो एक्सपर्ट बन सके काम में। ठीक है, तो आपने इसमें भी इस तरह से एक छोटा सा डायग्राम बना देना है। ठीक है, ट्रेनर, उसके बाद नीचे ऐसे एरोज डालोगे एम्प्लॉइज। ठीक है, कि मतलब एक सुपरवाइजर, उसके अंडर जो एम्प्लॉइज है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन, अगर हम स्कूल की भी बात करें तो स्कूल में भी आपके बेंचेस या आपकी सीट्स रोटेट होती है ना, फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, लास्ट बेंच, है ना, सबको बड़ा शौक होता है लास्ट बेंच पे बैठने का, है ना, बड़ा एक्सपीरियंस करते हैं लास्ट बेंच पे बैठने का। वैसे ही जॉब में क्या है, जॉब रोटेशन जो है तो उसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब के एक्सपीरियंसेस को गेन करने के लिए एम्प्लॉइज जो है वो उनको रोटेट किया जाता है। मीन्स मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर टू गिव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम डिफरेंट जॉब असाइनमेंट्स। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जॉब रोटेशन इसलिए करवाई जाती है क्योंकि हर एक एम्प्लॉय जो है वो उस पर्टिकुलर वर्क सीट का जो वर्क है उसको समझ सके, सो दैट कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर वो एक पर्टिकुलर पर्सन उस जगह पे नहीं है तो दूसरा बंदा जो वो काम जानता है उस सीट पे बैठ के वो पर्टिकुलर वर्क कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है उसमें कोई रुकावट नहीं आती, वो स्मूथ वे से जो भी एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म होती रहती हैं। ठीक है, तो आपने एक छोटा सा डायग्राम बनाना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हो, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा देती हूँ, वैसे एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंगली इतना बहुत है। जैसे जनरली हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक पर्सन है वो क्या है डेली कैश ट्रांजैक्शंस को देख रहा है, एक सेल को देख रहा है, एक परचेज को देख रहा है। ठीक है, तो अब क्या है इसमें अगर इनको हम ट्रेनिंग दें इन जॉब रोटेशन तो ये तीनों जो सीट्स हैं इनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वर्क हो रहा है, तो अगर एक बंदे को जो अभी कैश ट्रांजैक्शंस को देख रहा है डेली बेसिस पे, अगर उसको शिफ्ट किया जाएगा सेल ट्रांजैक्शन देखने के लिए तो वो काम सीखेगा, सेल वाले को आगे शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है, वो काम देखेगा। ऐसे उनकी जो तीनों सीट्स हैं वो रोटेट होंगी टाइमली बेसिस पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि तीनों बंदों को तीनों सीट्स का काम जो है वो आ जाएगा करना। तो इससे क्या होगा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर वो तीनों सीट्स पे अगर सपोज एक बंदा छुट्टी पे चला गया तो देन क्या है दूसरे जो दो बंदे हैं उन दोनों में से कोई भी जो है वो पर्टिकुलर वर्क जो है वो कर सकता है जिससे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, मतलब तीनों सीट्स का काम जो है वो स्मूथली रन होगा। थर्ड पॉइंट है इंटर्नशिप। इंस्ट्रक्शंस आर गिवन थ्रू थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। अब इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, उनको बुकिश नॉलेज भी दी जाएगी, ठीक है, थ्योरेटिकली जो क्वेश्चन है वो भी उनको करवाया जाएगा एंड देन उनको प्रैक्टिकली भी नॉलेज दी जाएगी। इसमें आपने एक छोटा सा डायग्राम बना लेना है जिसमें आपने क्या लिखना है, गोल सेट किए जाते हैं उनके कि एक्चुअल में कहाँ तक हमने उनको लेके जाना है, मतलब किस लेवल तक की उनको ट्रेनिंग देनी है, कौन सी स्किल्स उनकी इम्प्रूव करनी है, ठीक है, उसके बारे में। देन ये स्किल नॉलेज मेंटरिंग में यही है कि हमने मतलब क्या है कि एक्सपर्ट जो है वो एक बंदा अरेंज करना है अपने एम्प्लॉयज के लिए सो दैट टाइमली बेसिस पे वो उनको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दे। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस एंड देन ट्रेनिंग, मतलब ये सारे एस्पेक्ट्स किसके हैं, इंटर्नशिप के हैं। जैसे सपोज बेसिकली ये जो इंटर्नशिप है ये कॉलेज जो स्टूडेंट्स होते हैं पास आउट होते हैं उनकी इंटर्नशिप लगाई जाती है। ठीक है, उनको क्या है जब उन्होंने एक्चुअल जॉब प्लेस पे जाना है तो उसके लिए उनको क्या है पहले थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, फिर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है कि कैसे उन्होंने उस पर्टिकुलर जॉब पे जाके अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है रिगार्डिंग देयर रिलेटेड फील्ड्स। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट अप्रेंटिसशिप। ठीक है, अंडर दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग अ ट्रेनी इज केप्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट in the fields like mechanics,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलरिंग। एक पर्टिकुलर स्किल्स को जानने के लिए या सीखने के लिए, ठीक है, क्या है, जो ट्रेनीज है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब जैसे सपोज एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके निकला है, ठीक है, कॉलेज से पास आउट हुआ है, तो देन अब उसने क्या है, मैकेनिकल फील्ड में आगे जॉब करनी है, तो वो कुछ महीने, जैसे 3 to 6 मंथ की उनकी अप्रेंटिसशिप होती है, उन्होंने क्या है, एक एक्सपर्ट के अंडर उन्होंने काम करना है, ठीक है। तो उसमें वो क्या है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं कि किस तरीके से हमने उस पर्टिकुलर वर्क को, जॉब को परफॉर्म करना है जब हम एक्चुअल में उस जॉब प्लेस पे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन सेक्शन सी का। व्हाट इज मोटिवेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। मोटिवेशन क्या है, एक अर्ज है किसी भी काम को करने की। मोटिवेशन इज द प्रोसेस विच क्रिएट द विल टू वर्क, काम करने की चाह, ठीक है, कैसे हम बड़े उत्साह से मोरलाइज होके हम काम करते हैं। इन द ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजमेंट हैज टू डायरेक्ट द एम्प्लॉय टू वर्क। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जो है वो यही ट्राई करती है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अच्छे से अचीव हो जाएं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का जो हमने एक टारगेट सोचा हुआ है उस टारगेट तक हम पहुंच रहे, प्रोडक्टिविटी हमारी जो है वो जो है एक अच्छा पॉइंट जो है वो गेन करे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हैं, अगर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे, वो विलिंगनेस के साथ काम करेंगे, ठीक है जी। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को ये सब चीजें करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के रहें, ठीक है, वो विलिंगनेस के साथ काम करें, कोऑपरेशन के साथ काम करें, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टाइम के लिए जुड़ के रहें। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या है, उनको टाइमली बेसिस पर मैनेजमेंट जो है वो मोटिवेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जैसे आगे टाइप्स हैं, 2 टाइप्स की मोटिवेशन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव मोटिवेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, या फिर प्रॉफिट में से उनको शेयर प्रोवाइड करती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे भी समझाऊंगी, तो मतलब आपको जस्ट इस पॉइंट के बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें वो क्या है, ये एफर्ट्स जो है वो करते हैं सो दैट उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो उनसे खुश रहें, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव मोटिवेशन। अब पॉजिटिव में तो ये आ गया ना कि क्या है, उसका जो मोटिवेशन उनको प्रोवाइड करनी है, जैसे रिकॉग्निशन के साथ प्रोवाइड करनी है, इंसेंटिव देने हैं एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है, जिससे हमारे एम्प्लॉयज खुश रहें। बट अगर मैनेजमेंट जो है अगर ये सारी चीजें भी करती हैं तो कुछ एक एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनको कोई असर नहीं होता इस चीजों का, ठीक है। तो मतलब क्या है, उनके लिए फिर नेगेटिव मोटिवेशन आ जाती है। तब क्या है, उनको ना एक थोड़ा सा डर रहता है, डर के मारे काम करते हैं, एक्चुअल में विलिंगनेस नहीं होती उनमें काम करने की, बट वो क्या है, डर में काम करते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या है, पनिशमेंट एंड डिसमिसल फ्रॉम ड्यूटी, उसका नोटिस निकाल दिया, देन डर के मारे वो अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं एंड मेनी मोर थिंग्स। चलिए 1 by 1 इनको डिस्कस करते हैं आगे। फर्स्ट इज पॉजिटिव मोटिवेशन। इट इज द रिवॉर्ड बेस्ड मोटिवेशन। जो आपने लिखना है ये लाइन पहले लिखनी है और इसको अंडरलाइन भी करना है। रिवॉर्ड बेस्ड मोटिवेशन मतलब क्या है, जैसे अगर सपोज आप क्लास में आप बैठे हो, ठीक है, लेक्चर सुना, आपका अगले दिन टेस्ट होगा, अगर आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको क्या है, पॉइंट्स दिए जाते हैं, या जैसे 10 में से 10 दे दिया, स्टार दे दिया, या क्लास के सामने क्या है आपकी रिकॉग्निशन करवा दी। ये सारी चीजें टीचर मतलब अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो मतलब इससे क्या है कि उनको एक उनका मोरल हाई होता है और वो क्या है आगे भी और अच्छा परफॉर्म करने के लिए विलिंगनेस उनकी जो है वो रहती है, ठीक है। तो आगे क्या है, विच ट्राई टू क्रिएट द विलिंगनेस टू परफॉर्म, वही बात आ गई, ठीक है, बेटर। इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, increase mutual cooperation, develop trust between employees and the management।
जो पॉजिटिव मोटिवेशन है वो क्या इम्प्रूव करती है, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को, म्यूचुअल कोऑपरेशन को, और उनमें जो ट्रस्ट है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट का उसको भी बिल्डअप करने और इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज भी खुश हैं, मैनेजमेंट के जैसा मैनेजमेंट कह रही है अकॉर्डिंग टू दैट वैसे ही वर्क कर रहे हैं, तो देन ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है वो स्मूथ रहेगा। ठीक है, अब इसमें आप एग्जांपल्स दे सकते हो कि पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, मींस किस थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं। इंक्रीमेंट देके उनको, ठीक है, कैश रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करके, बोनस देके, लीव विद पे, ठीक है, लीव विद पे मतलब अगर सपोज उन्होंने छुट्टी करी है तो मतलब छुट्टी के भी उनको पैसे देने हैं, छुट्टी के पैसे नहीं काटने। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम का क्या मतलब है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड या मतलब साल के एंड पे जब क्या है प्रॉफिटेबिलिटी निकाली जाती है तो उसमें से भी शेयर निकाल के अपने एम्प्लॉयज में बांटना। क्योंकि ओवरऑल क्या है, अगर हमारे एम्प्लॉयज अच्छा वर्क करते हैं तो तभी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिटेबल होती है। चलिए, हमारा सेकंड एंड लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, नेगेटिव मोटिवेशन। ऑर्गेनाइजेशन में ना कुछ एक एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनको मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने आप में भी, और जो उनको इंस्ट्रक्शन या टास्क वगैरह दिए होते हैं काम करने के लिए तो उनमें भी वो कॉन्फिडेंट नहीं होते कि ये करने से हमें मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा या हमें इससे क्या होगा, क्या मिलेगा हमें, एंड सो मेनी मोर थिंग्स। मतलब एक बोर्डम सा होता है। और कुछ एक एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो ना दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बना के बैठे होते हैं कि ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम जब वो टास्क कंप्लीशन का पीरियड होता है उस टाइम पे फिर जल्दी जल्दी में वो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है फिर उनको क्या है पनिशमेंट देती है। पनिशमेंट किस फॉर्म में हो सकती है, या तो उनकी ट्रांसफर कर देते हैं, डिमोशन कर देते हैं। प्रमोशन में तो होता है कि एक स्टेप आगे उनको प्रमोट कर देना, डिमोशन में होता है कि एक स्टेप नीचे, ठीक है, उनको डिमोट कर देना है कि मतलब जिस प्लेस पे वो काम कर रहे हैं उसके नीचे जो लेवल है उस लेवल पे उनको शिफ्ट कर देना है। ठीक है, जिसमें उनकी पे भी लेस होगी, या समटाइम ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी वो उस लेवल पे काम कर रहे थे एक्चुअल में उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन पे उससे कम होती है, जस्ट इसलिए उनको ये पनिशमेंट दी जाती है सो दैट कि वो अपनी गलती को इम्प्रूव करके प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान दें। ठीक है, तो इसमें आपने एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है, इट मीन्स द एक्ट ऑफ फोर्सिंग एम्प्लॉइज टू वर्क बाय मीन्स ऑफ थ्रेट, कि डर के मारे एटलीस्ट उनको फोर्स किया जाता है कि आपने ये काम करना है तो करना है। ठीक है, एंड देन पनिशमेंट इट इन्वॉल्व्स डिसिप्लिनरी एक्शंस सच एज, ये देखो जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, डिमोशन, थ्रेट ऑफ डिसमिसल फ्रॉम ड्यूटी। उनको डर दे देना, एक दिमाग में डर बिठा देना कि अगर आपने ये पर्टिकुलर टारगेट अचीव नहीं किया तो देन क्या है आपको इस पर्टिकुलर जगह से क्या है रिमूव कर दिया जाएगा, या आपकी ड्यूटी को डिसमिस कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देन या फिर है ट्रांसफर। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है नेगेटिव मोटिवेशन का पार्ट है। तो अगर एम्प्लॉयज क्या है अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी उनकी हाई नहीं आ रही है, ठीक है, या अप टू द मार्क भी नहीं आ रही है, तो मैनेजमेंट को ये डिसिप्लिनरी एक्शंस जो है वो लेने पड़ती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। चलिए, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। डिस्कस एनी 4 फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब अगर मैं बात करूँ वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑपरेशंस रन होते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, तो उसके लिए हमें जो कैपिटल चाहिए, जो पैसा चाहिए। ठीक है, तो अब हमने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, आपने लिखना है पहले वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपनीज करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। इट इज़ द मेजर ऑफ कंपनीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, ऑपरेशंस इसमें आ गए, और दूसरा क्या है, हमारे जो करंट एसेट्स हैं एंड करंट लाइबिलिटीज़ हैं उन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमारी वर्किंग कैपिटल आती है। ठीक है जी,
अब देखिए कौन से 4 फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को। अब देखिए बात क्या है कि जो भी हमने ऑपरेशंस रन करने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, ठीक है। और वो पैसा चाहिए जो क्या है कि हम इजीली उसको यूज़ करके अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको स्मूथली परफॉर्म कर सकें, ठीक है जी। तो जैसे अगर हम बात करते हैं अपने फिक्स्ड एसेट्स की, ठीक है, तो उनको तो हम ये नहीं है कि ना कि वो हम बेच देंगे या फिर वो एसेट्स को हम यूज़ करके अपनी जो हमारी रूटीन बेसिस एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करेंगे, नहीं ना। तो क्या है कि जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल क्या है, डेली बेसिस या रूटीन बेसिस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए, ठीक है जी। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। उससे पहले आपने क्या करना है, एक ये छोटा सा डायग्राम बनाना है, ठीक है जी, इस तरह से या जैसे भी मर्जी आप डायग्राम बना सकते हो। ऐसे अपने 4 पॉइंट्स जो है वो लिखने हैं, प्रेजेंट करने हैं, देन 1 बाय 1 अपने जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ द बिजनेस साइकिल। अब इसमें क्या बताया गया है, कहते लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल मीन्स हायर अमाउंट ऑफ फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर मटेरियल एंड अदर एक्सपेंसेस एंड सो ऑन, ठीक है। बट इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए बिजनेस साइकिल क्या होता है। चलिए लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल को डिस्कस करते हैं डायग्रामेटिकली। इस तरीके से हम समझेंगे कि कैसे बिजनेस साइकिल की लेंथ हम मेजर करेंगे। देखिए क्या है, सपोज हमने परचेज करी गुड्स 100 रुपीज़ की, ठीक है, एंड देन उसको स्टॉक करने में 15 डेज का टाइम पीरियड लगा, ठीक है। हमने 100 रुपीज़ कैश जो है वो लगाया गुड्स को परचेज करने के लिए और 15 डेज के बाद वो हमारे पास स्टॉक हुई एंड देन हमने सेल करी, ठीक है जी। जो हमने अपने कस्टमर्स को जो सेल करी है वो 30 डेज के क्रेडिट पीरियड पे करी है, ठीक है जी, कि हमें 30 डेज के बाद पेमेंट जो है वो रिसीव होगी, ठीक है जी। अब इससे हम ये देखेंगे कि हमारा जो पैसा है वो क्या है, पूरे 30 प्लस 15 डेज कितने हो गए, 45 डेज के बाद हमें रिकवर होगा, ठीक है जी। 45 इंटू कितने की गुड्स थी, 100 की, तो टोटल 4500 रुपीज़ वर्किंग कैपिटल जो है वो हमें चाहिए, ठीक है, अपने बिजनेस साइकिल, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए, ठीक है जी। ऐसे आपने बिजनेस साइकिल को प्रेजेंट करना है, ठीक है जी। ऐसे ही ये देखिए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे 45 डेज लग जाते हैं अपनी पेमेंट को रिकवर करने के लिए, तो देन हमें वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए, 4500, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारा क्रेडिट पीरियड ना हो, हम जैसे हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होता है एज इट इज़ कैश सेल्स हम करते हैं, तो देन उससे क्या है हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो लेस रिक्वायर्ड होगी। सपोज जैसे अब यहाँ पे 30 डेज हैं, ठीक है, 30 डेज के क्रेडिट पीरियड पे दिया था, तो मतलब 30 डेज बाद हमें पेमेंट रिसीव हो रही है। तो अगर क्या है यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 2 डेज कर दें, सपोज 30 की बजाय अगर 2 डेज कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 प्लस 2 17 इंटू 100 अगर हम करेंगे तो 1700 वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो वही उतना जो टाइम पीरियड है वो कम होगा, तो देन हमें उतनी वर्किंग कैपिटल कम जो है वो चाहिए होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल को समझा सकते हो, ठीक है। ऐसे डायग्रामेटिकली आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो एंड देन आगे 2 लाइन्स में एक्सप्लेनेशन दे देना।
चलिए थर्ड पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब हमने रॉ मटेरियल को अवेलेबल करना है सो दैट कि हम अपनी प्रोडक्शन जो है उसको कंटिन्यू रखें, देन जो भी कस्टमर की डिमांड है उसको पूरा कर सकें। तो देखिए कैसे लिखना है, इफ़ द रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड डिलीवरी टाइम इज लॉन्गर देन द फर्म विल रिक्वायर टू मेंटेन द हायर अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, सपोज अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, प्रोडक्ट की, तो हमने क्या है कि डिमांड को मीट आउट करने के लिए अपनी इन्वेंट्री उस हिसाब से अपने पास अवेलेबल रखनी है सो दैट कि हम उस डिमांड को मेंटेन कर पाएँ, उस डिमांड को पूरा कर पाएँ। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे पॉइंट लिखने हैं। देन है सीजनल फैक्टर्स। पीक सीजन व्हेन द गुड्स आर डिमांडेड एट हायर लेवल एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टू मेंटेन द इन्वेंट्री लेवल। ठीक है, पीक सीजन क्या है कि मतलब जब बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है, उस टाइम पीरियड में क्या है कि उन नीड्स को या उन वांट्स को, उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास इन्वेंट्री का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे पास इन्वेंट्री कैसे होगी, अगर हमारे पास पैसा होगा उस इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए, सो दैट हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर पाएँ, उसको प्रोडक्ट को बना पाएँ एंड देन मार्केट में सेल कर पाएँ। तो उसके लिए क्या है, हमें इन्वेंट्री लेवल को मेंटेन करने के लिए हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। चलिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्कस इन ब्रीफ एनी 4 रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी। अब कैसे एक्सप्लेनेशन देनी है, सीधा यही नहीं है कि उन्होंने बोला कि 4 रेगुलेटरी फंक्शंस बताने हैं तो एज इट इज़ आपने पॉइंट आउट कर देना है। पहले थोड़ा सा सेबी के बारे में बताना है, देन डायग्रामेटिकली थोड़ी सी प्रेजेंटेशन एंड देन जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1992। ठीक है, तो अब फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस में आपने कैसे करना है, ये देखिए ऐसे आपने डायग्राम बना देना है। 3 मेजर फंक्शंस हैं सेबी के, रेगुलेटरी फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड डेवलपमेंट फंक्शन। देन एक छोटा सा डायग्राम बना देना है एज इट इज़। ठीक है, ऐसे साइन बना के देन, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज जैसे बोर्ड में आपने इस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है इसकी। उसके बाद आगे है प्रोटेक्टिव फंक्शंस। सेबी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। अब जैसे ना अगर हम जनरली बात करते हैं तो जो स्टॉक मार्केट में जैसे सपोज ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, एजेंट्स होते हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए ना थोड़ा सा सिक्योरिटीज़ को मैनिपुलेट करके बताते हैं। ठीक है, तो देन क्या है, उसमें क्या है, वो सिर्फ अपने गेन के लिए ना सिक्योरिटीज़ को सेल करने के लिए लोगों को, तो देन वो क्या है अपने कमीशन को ऐड करने के लिए, या मतलब समटाइम ये होता है कि अगर वो जो सिक्योरिटीज़ हैं कि उनको वो सेल कर दें, उसकी डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें सो दैट लोग जो हैं वो सिक्योरिटीज़ को बाय करें। ठीक है, तो इस तरीके की मैनिपुलेशंस वो करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। लेकिन जो सेबी है वो प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को अगेंस्ट दीज मैनिपुलेशंस, अगेंस्ट दीज जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं बाय द स्टॉकर्स। ठीक है, तो सो दैट क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक फेयर रिटर्न मिले या फिर उनके लिए एक फेयर ट्रांजैक्शंस जो है वो परफॉर्म हों। ठीक है, उसके बाद है डेवलपमेंट फंक्शंस। ठीक है, इट इंक्लूड द डेवलपमेंट एक्टिविटीज सच एज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द इंटरमीडियरीज ऑफ स्टॉक मार्केट, अडॉप्टिंग इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू स्टॉक एजेंट्स, ब्रोकर्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इश्यूज एक्सेट्रा। इसमें क्या है, एजेंट्स की ट्रेनिंग आ जाती है। ठीक है, कैसे वो और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है वो इसमें आ जाएंगी। उसके बाद है रेगुलेटरी फंक्शंस। सेबी रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स एंड ऑल्सो कंडक्ट ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। यही है कि स्मूथ फंक्शनिंग हो, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंगली सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो, जैसे सेबी की गाइडलाइंस हैं अकॉर्डिंग टू दैट सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड हों। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।
सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राइट ब्रीफ नोट ऑन डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जी मेरी पिछली वीडियो में भी इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया था कि डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो मैं दोबारा फिर से आपको बता देती हूँ। डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जो डायरेक्टली कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को लेके जाता है। सपोज जैसे मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए कैसे एक्सप्लेनेशन करनी है इसकी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी जो आगे एजेंट है या रिटेलर है वो कोई भी नहीं इसमें आता, कोई भी लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं है, ठीक है। जस्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से सीधा एंड यूजर तक पहुंच रहा है, राइट। इन विच अ फर्म सेल इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू इट्स एंड यूजर विदाउट अडॉप्शन ऑफ एनी मिडलमैन, एजेंट और ब्रोकर। वेरी 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 सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एग्जाम्पल दे देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे बाटा शू कंपनी की एग्जाम्पल ली है कि वो डायरेक्टली अपने आउटलेट से अपने कस्टमर को प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने ये एक छोटा सा डायग्राम बना देना है, मैन्युफैक्चरर सेल प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन is a direct to consumer approach where the manufacturer control all aspect of distribution। मैन्युफैक्चरर के पास ही सारा इसका कंट्रोल होता है, मतलब मैन्युफैक्चरर ने क्या करना है, प्रोडक्ट को सेल करना है, या जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो कौन करता है, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। उसमें कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद आपने एक की पॉइंट देना है, A manufacturer is responsible for different costs depending on which channel he uses। जो भी वो चैनल यूज़ कर रहा है प्रोडक्ट को सेल करने का, ठीक है, चाहे मार्केटिंग करने का, कुछ भी, तो उस सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैन्युफैक्चरर, क्योंकि एज इट इज़ ऑल ओवर वही सारे काम कर रहा है, ठीक है, वही प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो गई या जो भी मतलब एक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ही परफॉर्म्स। उसके बाद एग्जाम्पल्स दे देनी है। ये टाइप्स हम कह सकते हैं, टेली मार्केटिंग, डोर टू डोर मार्केटिंग एंड ऑनलाइन सेलिंग। टेली मार्केटिंग में जैसे टीवी पे आप देखते हो, है ना, मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या है, डायरेक्टली मार्केटिंग करते हैं थ्रू एड्स, ठीक है। तो देन कस्टमर जो है उस वो पर्टिकुलर जब वो प्रोग्राम आ रहा होता है, ठीक है, जैसे आपने टेली शॉपिंग भी देखा होगा, सेम वही चीज़ जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं वो बंदे प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देन आप डायरेक्ट कॉल करके प्रोडक्ट को टीवी से मंगवाते हो ना, वो वाली एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो। फिर डोर टू डोर मार्केटिंग है, ठीक है। देन ऑनलाइन सेलिंग है, ठीक है, डायरेक्टली आप वेबसाइट से, कंपनी की वेबसाइट के थ्रू आप प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है जी। मेल ऑर्डर्स हो गए, वो चीज़ आ सकती है। आर दी मेजर की एरियाज ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाइक दिस वे यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ योर 4 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 7 और ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का। जैसे सेक्शन सी में आपको टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपने कोई भी 5 करने हैं, लेकिन मैंने पूरे 7 क्वेश्चंस ही आपको यहाँ पे समझाए हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 4 राइट्स ऑफ ए कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर के कोई भी 4 राइट्स जो है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो पहले कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं उसके बारे में देखिए। इट मीन्स राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर डेंजरस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो कंज्यूमर की लाइफ या प्रॉपर्टी से रिलेटेड मतलब कुछ भी अगर कोई रिस्क है तो उससे बचने के लिए उसके पास क्या राइट है उसके बारे में राइट्स बताते हैं, ठीक है, राइट ऑफ कंज्यूमर। तो ये 4 राइट्स है, आपने डायग्रामेटिकली ऐसे लिखना है। राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं इनको। राइट टू सेफ्टी, सर्टेन गुड्स मे कॉज इंजरीज to the users of the goods. These goods are pressure cookers,
गैस सिलेंडर्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ एक कहते हैं गुड्स ऐसी होती हैं जो डेंजरस होती हैं, ठीक है, कंज्यूमर की लाइफ से रिलेटेड जैसे, ठीक है, तो उनके लिए वो कैसे सेफ्टी मेजर्स यूज़ कर सकती हैं या राइट टू सेफ्टी क्या है उनके लिए। इफ़ देयर इज़ एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, अगर इन प्रोडक्ट्स में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो देन कंज्यूमर हैव राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दिस रिस्क। ठीक है, उसकी सुनवाई हो सकती है अगेंस्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, वो क्या है, सेलर के पास जा सकता है, ठीक है, और रिपोर्ट कर सकता है कि अगर उसको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नज़र आया है, अगर वो घर पे आके प्रोडक्ट को ओपन करता है तो देन क्या है, वो इजीली उस चीज़ की सुनवाई जो है वो हो जाती है। उसके बाद है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मीन्स द राइट टू एक्वायर नॉलेज स्किल्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज। ठीक है, जैसे सपोज हमने वॉशिंग मशीन घर में हम लेके आए, ठीक है, उसको कैसे ऑपरेट करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कि कितना लेवल ऑफ वाटर उसमें आएगा, ठीक है, या मतलब कितना उसमें लिक्विड सर्फ जो है वो डालेंगे, ठीक है, कैसे ऑन होगी, कितना टाइम लगाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो जो ये क्या है कि सेलर जो है आपको टाइमली बेसिस पे, जैसे जब आप प्रोडक्ट लेने जाते हो तो तब आपको इन्फॉर्म करते हैं, आपको समझाते हैं कि प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट को यूज़ करना है। ठीक है जी। देन एन एक्यूरेट एडवर्टाइजिंग एंड लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग ये भी बेस्ट एग्जाम्पल बनती है कंज्यूमर एजुकेशन की, क्योंकि उसके ऊपर ही लिखा होता है हाउ टू यूज़, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है कितने टाइम पीरियड तक वो जो है उसकी वैलिडिटी होती है, ठीक है, कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है, क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, तो इससे भी ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर है उसको नॉलेज हो जाती है अपने प्रोडक्ट के बारे में, देन वो डिसीजन ले सकता है कि उसने प्रोडक्ट को बाय करना है या नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, जिसमें प्रोडक्ट की सभी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, क्वांटिटी, कंटेंट, उसकी प्योरिटी, ठीक है, क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें सेलर जो है वो प्रोडक्ट को एट द टाइम ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट वो बताता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे गोल्ड की, ठीक है, तो बाई कैरेट और होल मार्क का जो साइन है वो गोल्ड के, आप अगर कोई भी ऑर्नामेंट आप लेते हो तो उसके ऊपर होता है, वो प्योरिटी का साइन होता है। ठीक है, वो चीज़, तो ऐसे कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। देन लास्ट पॉइंट है हमारा राइट टू चूज। राइट टू चूज मीन्स राइट टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट, कि अगर हम सपोज मार्केट जाते हैं, ठीक है, हमें पता है हमें कौन सा प्रोडक्ट पसंद है या हम क्या लेने जा रहे हैं, तो हम वही प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ पे कोई सेलर हमें फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही खरीदो। ठीक है, हमारी बिल है, हमारे ये हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज, हमें पता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए सही है, तो हम वही चीज़ परचेज करेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही आपने यहाँ पे लिख देना है, अ कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द वाइड वैरायटी और ऑप्शंस available in the market. A seller cannot force him to buy a particular product from a particular source. So by this our section C is completed. तो अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए या आपको कोई एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग योर एग्जाम्स, टेम्पटेशन एंड ऑल कुछ भी, तो देन आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। And thank you so much everyone, and good luck for your exams.